हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। कल मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, ठीक है, डिफिनीशंस कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो होपफुली आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के इस बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 100 मार्क्स का है भी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसको पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी भी है और ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का। इसके बिना कॉमर्स हो ही नहीं सकता। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होगा ना, तो कॉमर्स ही नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना है। मैंने शुरू में इसीलिए मैंने पहले ही लेक्चर में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बताया, ताकि बच्चे इसको समझें कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। केवल थ्योरी नहीं है ये कि सर मैं अकाउंट पढ़ता हूँ, सर इकोनॉमिक्स पढ़ लूँगा। सर आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा लेक्चर या किसी का भी लेक्चर आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल है, ठीक है? ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा है और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़े नहीं होते तो, ठीक है? तो चलिए ठीक है, शुरू करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने वैसे डिस्कस, मैं कल दिखा भी दे रहा हूँ हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। ओके, हमने पढ़ा था कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है कि सर इकोनॉमिक थ्योरी का जब इंटीग्रेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस में हो जाता है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हम मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। मतलब मैनेजर डिसीजन लेने के लिए जो हम इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस के प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं सर, वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन एक्सेट्रा। और इनका हम यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट और प्रैक्टिसेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये चीजें इंक्लूड रहेंगी ना, तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट और प्रैक्टिसेस सही तरीके से चलेंगे। नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, डाउनग्रेड में चले जाएंगे, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे कि सर कुछ दो लोग थे जिन्होंने डिफिनीशन, और भी कई लोगों ने दिया होगा, ये मत कहिए अरे सर आप दो ही है, ठीक है, दो ही है क्या, ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने इकोनॉमिक्स बहुत लोगों ने बनाया। तो इसमें दो लोगों ने हमने पढ़ा सर, मैकनायर और मेरिज्म। इन्होंने क्या बताया कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट्स टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस। इन्होंने बोला कि सर कुछ इकोनॉमिक मोड्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, आप बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि भाई अ, अगर जैसे होता नहीं सर इकोनॉमिक्स आया ही नहीं, इकोनॉमिक्स भाई जन्म ही क्यों होंगे, भाई इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक मोड्स नहीं होंगे, डिमांड सप्लाई या कह सकते हैं प्राइसिंग, आप ये कह सकते हैं सर कुछ मोड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बिजनेस में हम डिसीजन ले ही नहीं सकते भाई। अगर बिजनेस सिचुएशंस को फॉलो करना है तो आपको इकोनॉमिक मोड्स को भी उसके अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर ये तो मैक नायर की डिफिनीशन है। इन्होंने, मैंने इसमें डिफरेंस बताया था कि इन्होंने बोला इकोनॉमिक मोड्स, इन्होंने क्या बोला बेटा, इकोनॉमिक थ्योरी। देखो वही लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। कि सर हम इकोनॉमिक थ्योरीज को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा, तो हम फ्यूचर में बिजनेस डिसीजन को ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये किसने बोला है, जोसेफ एल मेसी ने। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है भाई। मैकनायर और उनका दोनों का यही कहना है कि उन्होंने बोला कि भाई हम बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जो अभी मौजूद होगा। उन्होंने बोला कि भाई मैनेजर डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, बिजनेस डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को उसके अंदर। फिर हमने पढ़ा सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हमारे यहाँ तीन प्रॉब्लम है। वैसे ये तीन प्रॉब्लम एराइज ही क्यों हुई, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर या कहीं पे भी अनलिमिटेड वांट से लोगों की इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं। हमेशा आपकी इच्छाएं बढ़ती ही रहेगी, एक खरीदेंगे दूसरा खरीदने की इच्छा होगी, ऐसे ही होता है। फिर स्केयर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी तो कराना जरूरी है ना। तो इस चीज की भी कमी है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके कई सारे यूजेज हैं, एक यूजेज नहीं होता, कई सारे यूजेज होते हैं, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसे तीन होते हैं कि सर क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये चीजें होना जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम, मैंने बोला ना इकोनॉमिक से राइज ही क्यों हुआ, कि भाई प्रॉब्लम होगी तभी राइजमेंट होगा, प्रॉब्लम ही नहीं है तो राइजमेंट का चक्कर ही कहाँ। ठीक है, कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर किसी चीज का जन्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे पैसे की कमी है तो मुझे फिर लगेगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा सर, फीचर्स पढ़े थे कि फीचर्स क्या होते हैं, कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट भी होता है, इसमें कुछ एजम्पशन थ्योरीज भी होते हैं, जब उन थ्योरीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है तो वो आर्ट्स हो जाता है। तो वही चीज है। फिर सर मैनेजर डिसीजन लेने में आसानी होता है, भी बार बार इस मीनिंग में ही पढ़े, कई डिफिनेशंस पे भी पढ़े, मैनेजर डिसीजन लेने में आसानी होती है। फिर तीसरा पढ़ा कि सर ये तीन दोनों पे बेस होता है, माइक्रो पे भी और मैक्रो पे भी। माइक्रो मैक्रो मैंने बताया था कि जब किसी
चीज का इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल की बेसिस पे होता है, डिमांड के बेसिस पे, तो उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। और जब पूरे इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो दोनों की स्टडी कराता है, ये दोनों पे बेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि सर अप्लाइड नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी प्रैग्मेटिक। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो एजम्पशन बेस्ड हैं, बिना एजम्पशंस के कोई भी थ्योरी नहीं बनी है। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स को मानना है तो इन एजम्पशन को भी मानना पड़ेगा। फिर सर कोऑर्डिनेटिव नेचर होता है, हर टर्म, हर चीजें, हर मेथड्स जो होती है, जो होते हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। डिमांड बढ़ेगा सप्लाई घटेगा, डिमांड घटेगा सप्लाई बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल दिया, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, डिमांड घटेगा सप्लाई भी घटेगा, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग नेचर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मेटिव साइंस होता है कि सर मैंने बताया फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर, मैनेजर डिसीजन क्या होता है, फोरकास्टिंग। तो ये क्या है कि सर नॉर्मेटिव साइंस होता है, व्हाट ऑट टू बी, मैंने इसका मीनिंग भी लिखवाया था, व्हाट ऑट टू बी, कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, आगे क्या हो सकता है, पहले से ही उसके बारे में सोच लेना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज क्या है, क्यों आया ही ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा कि सर अगर हम इसको यूज करेंगे, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को यूज करेंगे तो हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि सर बिजनेस रिसोर्सेज को अगर इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना है तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगर आपको कंपनी देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लानी है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को आपको लाना ही पड़ेगा। फिर सर अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज अच्छे से करेंगे तो हमारे यहाँ प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा होगा, बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और गुडविल भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद हम ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई एनालाइज कर सकें कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे बिजनेस के अंदर, चाहे किसी के भी अंदर। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सर बिजनेस पॉलिसीज कैसे फ्रेम करना है और बिजनेस फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, इसके बारे में पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। किसके माध्यम से बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे सर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो दो नेचर होते हैं, एक आप पढ़ चुके हैं, एक मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बारे में, फिर से पढ़ेंगे उसको, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव अप्रोच, या कह सकते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव अप्रोच। तो पहले हम पहले पॉजिटिव पे क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव पे चलते हैं। तो देखो पॉजिटिव अप्रोच क्या बोलता है, पॉजिटिव अप्रोच का मतलब क्या है, व्हाट इज, क्या लिखा है बेटा देखो, व्हाट इज, ठीक है, क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर रियलिस्टिक सिचुएशन। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दिस इज द रियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है। भविष्य में क्या करूंगा, नॉर्मेटिव, ठीक है, समझ आ रहा ना। जैसे कोई प्रोडक्ट है मैंने बनाया, ठीक है, मैंने मान लो पेन बनाया, ठीक है। अभी इसकी प्राइस कितनी बेटा, 5 रुपए, 10 रुपए सॉरी, पेंटोनिक है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है ना, ठीक है। अभी भविष्य में क्या हो सकता है, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये कैसे पता चलेगा, ये नॉर्मेटिव अप्रोच बताएगा कि हो सकता है 2 साल के बाद इसका दाम 11 रुपए हो जाए। ये इकोनॉमिक्स से तो पता है ना, मार्केट को देख के, डिमांड सप्लाई को देख के, पॉपुलेशन को देख के, प्रोडक्शन को देख के, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, तो ये दोनों चीजों को बता सकता है, ठीक है। इसका नेचर दोनों तरीके का होता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग भी कर सकता है, फोरकास्टिंग भी आगे आने वाला क्या हो सकता है, और अभी क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है ये भी बता सकता है, ठीक है। तो देखो लिखा है ना पॉजिटिव अप्रोच में कि सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक्चुअल या रियलिस्टिक सिचुएशन होता है या ऑब्जेक्टिव होता है सर, तुरंत इसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं आप। जैसे अगर कोई चल रहा है और अभी आपको उसका सोल्यूशन देना है तो तुरंत दे सकते हैं, ठीक है, कि इसका प्रोडक्शन कैसे, कॉस्ट कैसे घटाएंगे तो मुझे प्रॉफिट बढ़ जाएगी, कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, सेल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव अप्रोच भी है। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, व्हाट और टू बी, आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले, ठीक है। देखो लिखा ना, पास वैल्यू कंक्लूजन, पहले का कंक्लूजन देखा जाता है, पहले क्या अप्रोच था, ठीक है, पहले क्या सोच थी, पहले क्या इम्पैक्ट था, पहले क्या हुआ था, ठीक है, ये चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद है सर आइडियलिस्टिक सिचुएशन। ये आइडियलिस्टिक इसलिए होता है क्योंकि हम अगर किसी चीज के बारे में पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सर अगर हम नॉर्मेटिव अप्रोच को शामिल करते हैं तो इस चीज से हमें एक फायदा हो जाता है कि सर पास वैल्यू जो कंक्लूजन निकला है उसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन ले सकते हैं, अगर लॉस हो गया तो हम आगे प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके बाद सर ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि हम डिसीजन लेने में क्या होती है बेटा, आसानी होती है और ये सब्जेक्टिव होती है। अब ये डिसीजन बाद में लेना ना, लेकिन अभी से उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी बना के रखे होंगे, ताकि अगर दिक्कत होगा तो इसको अप्लाई कर देंगे, हो भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद, जैसे इंश्योरेंस होता है भाई, इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं, सब लोग चाहते थोड़ी मेरे साथ वैसी दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हो सकती है ना, तो ये नॉर्मेटिव होगा कि नहीं होगा, जब होगी तब अप्लाई होगा,